हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं पीटी रिवीजन सीरीज के ही अंतर्गत सितंबर 2022 में वे कौन सी खबरें थी जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण थी और जिनके यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए सितंबर 2022 की उन खास खबरों पर चर्चा करते हैं जो हमारे विज्ञान के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में जानेंगे और वे खास खबरें कौन सी हैं उनके बारे में भी समझेंगे। तो आज की सीरीज में हम हमारी पहली खबर को देखने वाले हैं जिसका नाम है प्रूफ ऑफ स्टेक प्रौद्योगिकी यानी पीओएस। तो हम समझेंगे प्रूफ ऑफ स्टेक प्रौद्योगिकी के बारे में। दरअसल प्रूफ ऑफ स्टेक प्रौद्योगिकी चर्चा में क्यों आ गई थी उस समय, क्योंकि उस समय एथेरियम ने ब्लॉकचेन पर लेन देन की पुष्टि के तरीके को बदलने की बात कही थी। अब एथेरियम क्या है इसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि यह एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें ऐप वगैरह डेवलप की जाती हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जाता है। बिटकॉइन के बाद ये काफी चर्चा में रहा है। 100 से भी अधिक यदि क्रिप्टो करेंसी बनाई गई हैं तो उनमें लगभग 40 से 47 ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो इथेरियम प्लेटफॉर्म में ही बनाई गई हैं। ऐसे में एथेरियम काफी चर्चा में आ जाता है। अब यदि हम बात करें प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक है क्या, क्योंकि एथेरियम की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये जो प्लेटफॉर्म है, अब प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करने वाला है, क्योंकि इससे पहले प्रूफ ऑफ वर्क पर काम करता था। ये प्रूफ ऑफ वर्क एक इसका तरीका है काम करने का, इसमें चेंज करके अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक प्रौद्योगिकी के साथ या कहें प्रूफ ऑफ स्टेक के तरीके से अब इस प्लेटफॉर्म पर काम किया जाएगा। तो इसी के बारे में हम जब समझेंगे। यदि हम एथेरियम की बात करें तो सबसे पहले एथेरियम 2009 में पेपर में चर्चा में आया था। यानी 2009 में इस बात की संकल्पना की गई थी बर्ट्रैंड के द्वारा, जो कि एक कैनेडियन व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा था कि हमें अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पर ऐप डेवलप किया जाए, डिजिटल करेंसी के साथ साथ कई ब्लॉक्स को यहाँ बनाया जा सके और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर ही इसे आपस में यहाँ पर डिसेंट्रलाइज करके उपयोग किया जाए। यदि हम बात करें कि आखिर ये ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया, तो पहले जब 2009 में पेपर में इसके बारे में बात की गई, उसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका में बिटकॉइन पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, बर्ट्रैंड ने वहां पर इसके बारे में अनाउंसमेंट की। लगभग 2013-14 की बात है ये। फिर उसके बाद ऑफिशियली 2015 में इन्होंने इसे लॉन्च कर दिया। ये एक प्रकार की तकनीक है या कहें कि ब्लॉकचेन आधारित एक तरीके का यह क्या है, विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जहां पर एप्स का निर्माण किया जाता है। इसके साथ सबसे खास विशेषता क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई भी संस्था, कोई भी सरकार इसे नहीं चलाती है और ये हर एक व्यक्ति के लिए जो कि डिजिटल करेंसी या फिर कहें कि डिजिटल तरीके से अपने प्रॉपर्टी को, अपने कागजात को या अपने शेयर को रखने में सक्षम होगा, तो यह एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। इथेरियम की बात करें तो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किए बिना यह एप्स और संगठनों के निर्माण की बात करता है। इसके साथ ही संपत्ति रखने, लेन देन करने और संचार करने की एक नई तकनीक है। किसके अलावा बात करें, क्योंकि अभी तक हम बिटकॉइन की चर्चा कर रहे थे, उसी में हम क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहे थे, तो उसी क्रम में एथेरियम भी काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय है। और ऐसा हो सकता है कि एथेरियम की जो भी प्रौद्योगिकियां हैं वह कैसे काम करता है इसके बारे में सवाल पूछा जा सके। यदि हम बात करें एथेरियम के संदर्भ में तो एक विकेंद्रीकृत ऐप है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की। क्रिप्टो करेंसी के निर्माण के लिए एथेरियम सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। हमने चर्चा की कि 100 क्रिप्टो करेंसीज वर्ल्ड लेवल पर बनी है तो लगभग 47 की बात की जाती है कि ये एथेरियम प्लेटफॉर्म पर क्रिएट की गई है, बनाई गई हैं। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, किसी सरकार या किसी संगठन का इसमें स्थापित की यहाँ पर इनका अधिकार नहीं है, तो ऐसे में इनका नियंत्रण नहीं है, तो ऐसे में सबसे सही माना जा रहा है। यदि बात करें कि यह कैसे हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, तो यह हर समय बेहतर उत्पादों और अनुभवों का निर्माण करने की अनुमति देता है। डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी व्यक्ति जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में सक्षम है या डिजिटल ऐप निर्माण में सक्षम है या किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी के निर्माण में सक्षम है, तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वो नए नए ब्लॉक्स क्रिएट कर सकता है, ब्लॉकचेन में उन ब्लॉक्स को ऐड कर सकता है इसी प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कि आखिर कैसे ब्लॉक क्रिएट किए जाते हैं, उनमें कौन कौन से व्यक्ति होते हैं और आखिर वे कैसे कार्य करते हैं। इसी प्रौद्योगिकी पर ही आधारित है प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क, जिस प्रौद्योगिकी के बारे में आगे हम समझेंगे। इथेरियम सीधे किसी से पैसे ले जाने या समझौते की अनुमति देता है, यानी यहाँ पर कोई मध्यस्थ नहीं होता इनके बीच में, यानी आपको मध्यस्थ कंपनियों के माध्यम से जाने या पैसे लेने इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। एथेरियम प्लेटफॉर्म की करेंसी का नाम ईथर है, यानी अपनी ही एक इसने यहाँ पर डिजिटल करेंसी बनाई है और इसे क्या कहा जाता है, ईथर कहा जाता है।
यदि इसके उपयोग की बात करें तो एथेरियम नेटवर्क पर जहां पर सारे ऐप्स क्रिएट किए जाते हैं या कोई भी ब्लॉक्स क्रिएट किए जाता है, तो जब ब्लॉक्स क्रिएट किए जाते हैं, यहाँ पे जो लोग कार्य करते हैं जिन्हें माइनर्स कहा जाता है, उन्हीं माइनर्स को यहाँ पर डिजिटल तरीके से भुगतान भी किया जाता है। तो ये इसके उपयोग के संदर्भ में हमने बात की। अब यदि हम प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें कि आखिर प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक प्रौद्योगिकी है क्या। दरअसल प्रूफ ऑफ वर्क में ब्लॉकचेन पर लेन देन की पुष्टि करने के लिए माइनर शक्तिशाली कंप्यूटरों की मदद से ब्लॉक्स को सुलझाकर प्रमाणित करते हैं कि जिसके बदले में उन्हें क्रिप्टो करेंसीज दी जाती है। यदि अब हम इसे समझें, देखिए हम सभी जानते हैं कि ये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित है, यानी इसमें ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जानना जरूरी है कि आखिर ये है क्या। यानी हम सभी जानते हैं ब्लॉकचेन में क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं और इन ब्लॉक्स में लोग कार्य करते हैं आपस में, और इन ब्लॉक्स को क्या कहा जाता है, नोड्स। इसमें कई नोड्स होते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया कि इसमें ये जो नोड्स हैं उन्हें कहा जाता है माइनर। मान लीजिए इसमें 1000 माइनर हैं जो कि कार्य कर रहे हैं। हम अभी बात कर रहे हैं प्रूफ ऑफ वर्क तकनीक के बारे में कि आखिर प्रूफ ऑफ वर्क क्या है। तो इसमें जो नोड्स होते हैं, इन पूरे नोड्स को क्रिएट करने के लिए मान लीजिए इसमें 1000 नोड्स हैं या 1000 माइनर्स हैं। इसमें इस प्रौद्योगिकी की बात करें यदि हम ब्लॉकचेन में, तो अलग अलग ब्लॉक्स बाद में ऐड किए जाते हैं। तो अलग अलग ब्लॉक्स को ऐड करने के लिए पहले इन ब्लॉक्स को वेरीफाइड किया जाता है कि ये ब्लॉक वेरीफाइड है या नहीं, अब इस पे काम किया जा सकता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी में या इस तकनीक में क्या किया जाता है कि जो माइनर्स हैं, 1000 माइनर्स है, वो 1000 की 1000 माइनर्स इस ब्लॉक को वेरीफाई करने में यहाँ काम करने लगते हैं। इस ब्लॉक को वेरीफाई करने के लिए इन माइनर्स के पास हाई कंप्यूटेशनल पावर वाले तकनीक या हार्डवेयर की जरूरत होती है, और ये हार्डवेयर बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, यानी यहाँ बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती थी। अभी तक यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ बिजली की खपत काफी ज्यादा मात्रा में होती है। तो प्रूफ ऑफ वर्क में इसको रिड्यूस करने के लिए कि जो हाई कंप्यूटेशनल पावर होती है, ये जो 1000 के 1000 पूरे के पूरे माइनर्स किसी एक ब्लॉक को वेरीफाइड करने में लग गए हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं समय की भी खपत हुई और इन्होंने सबने अपने अपने हाई कंप्यूटेशनल पावर वाली हार्डवेयर का इस्तेमाल किया, तो यह बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा हो गई। और ऐसे ब्लॉक्स को वेरीफाई करना लगातार चर्चा में बना भी रहता है। ये ब्लॉक्स लगातार प्रौद्योगिकी में यहाँ वेरीफाइड होते रहते हैं। तो लगातार जब ऐसी हानि हो रही है तो इससे बचने के लिए ही, क्योंकि इस तकनीक का सबसे ज्यादा लॉस क्या है कि वर्ल्ड लेवल पर ही हम कहें डिजिटल रूप से बहुत सारे हार्डवेयर का भी लॉस हो रहा है, यहाँ पर बिजली की भी खपत हो रही है। तो इसे कम करने के लिए यहाँ प्रूफ ऑफ स्टेक पद्धति यानी POS को लाया गया। यानी इस ब्लॉकचेन तकनीक में अब इस एक ब्लॉक को वेरीफाइड करने के लिए किसी एक व्यक्ति को यहाँ सिलेक्ट किया जाएगा और पर्टिकुलर टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिया जाएगा, और इस व्यक्ति को कहा जाता है कि जो उस व्यक्ति को वेरीफाइड करेगा, तो इसे क्या कहा जाएगा कि ये ही इसे वेरीफाइड करने वाला है। इस एक ब्लॉक को एक पर्टिकुलर टाइम दिया, उस व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर समय में इसे यहाँ पर क्या किया, वेरीफाइड किया। लेकिन इसके साथ ही इसका कुछ स्टेक भी रखा जाता है। तो यदि इस व्यक्ति को इस ब्लॉक को वेरीफाइड करने में मान लीजिए 10 क्रिप्टो करेंसीज दी जाएंगी या 10 ईथर प्रोवाइड करे जाएंगे, 10 कॉइन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसके स्टेक के रूप में हमें 100 कॉइन्स यहाँ स्टेक के रूप में यह रखता है, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो सके और कोई ऐसा लेन देन ना कर सके ये व्यक्ति जिससे इस ब्लॉक को हानि पहुंचे या ये इस पूरे चेन को यहाँ पर गड़बड़ कर दे। तो इससे रोकने के लिए इसका 100 स्टेक रख लिया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रूफ ऑफ स्टेक। स्टेक के यानी प्रूफ के रूप में आप इसका स्टेक अपने पास रख लेते हैं। इसी प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है, POS, जो हमने अभी समझा। अब यहाँ पर POW का एक और यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट क्या देखने को मिल रहा था, चूंकि इस ब्लॉक को वेरीफाइड यदि किसी एक व्यक्ति ने कर दिया, लेकिन तब भी इसे वेरीफाइड नहीं माना जाता जब तक कि नेटवर्क में स्थित 50% से भी अधिक लोग इसे यहाँ पर प्रूफ ना कर दें या अपनी सहमति ना दे दें कि यह ब्लॉक वेरीफाइड हो गया है। फिर इस ब्लॉक को ब्लॉकचेन तकनीक में ऐड कर दिया जाएगा और फिर इस ब्लॉक का इस्तेमाल लोग करने लगते थे डिजिटल ट्रांजैक्शन के रूप में। तो यहाँ पर 50% से भी अधिक लोगों की वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। तो ये 50% लोग क्या करते थे जब POW वर्क काम करता था कि ये अपना हाई कंप्यूटेशनल जिनके पास पावर है, जिनके पास ये सारे हार्डवेयर हैं, ये अपना एक 50% लोगों का ग्रुप क्रिएट कर लेते थे। तो इसी में से कोई भी एक व्यक्ति यही क्या करते थे, फिर 50% यही लोग क्या करते थे, एक ब्लॉक को वेरीफाइड कर देते थे।
तो यहाँ पर इनकी मोनोपोली हो गई थी। डिसेंट्रलाइजेशन जो इसका पूरा मकसद है वह यहाँ पर प्रभावित हो रहा था। कहीं ना कहीं ये पूल बना रहे थे जिसे माइनिंग पूल के रूप में जाना जाता था, और पूल के क्रिएशन के बाद ये सेंट्रलाइज हो गई थी व्यवस्था, क्योंकि अब इन्हीं 5 जिनके पास पावर्स हैं वही कार्य कर रहे थे। तो इससे भी बचने के लिए फिर यहाँ पर प्रूफ ऑफ स्टेक को लाया गया, और यही प्रोसेस, यही पद्धति कहलाती है प्रूफ ऑफ स्टेक, जो एथेरियम प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। इसलिए यह पूरा जो मामला था प्रूफ ऑफ स्टेक का, प्रूफ ऑफ वर्क का, यह यहाँ पर चर्चा में आ गया। अब हम जानेंगे प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में, जिसके बारे में अभी हमने समझा कि ब्लॉकचेन पर लेन देन की पुष्टि करने के लिए क्रिप्टो करेंसी के मालिक अपना स्टेक यहाँ पर दांव पर लगा सकते हैं, और इन लेन देन के नए ब्लॉक को देखने और उन्हें जोड़ने का इन्हें फिर अधिकार मिलता है, जिसके बारे में अभी हमने जाना भी। पर्टिकुलर टाइम ऑफ ड्यूरेशन में उसे वेरीफाइड करने का काम उन्हें दिया जाता है। पीओएस और पीओडब्ल्यू की तुलना में काफी कम शक्तिशाली कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। हमने देखा भी कि जो हम प्रूफ ऑफ वर्क है उसमें हाई कंप्यूटेशनल पावर और बिजली की खपत यहाँ पर ज्यादा हो रही थी, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता था, क्या होता है, हम इसमें लैपटॉप के जरिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हार्डवेयर भी बहुत ज्यादा हाई हमने इस्तेमाल नहीं किया, और यहाँ पर बिजली की खपत भी काफी कम हुई। इसमें बहुत ही कम बिजली की आवश्यकता होती है। यदि हम प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करें तो तकनीक की मदद से एथेरियम की बिजली खपत में लगभग 99.95% तक की कमी देखी गई है। इसलिए यहाँ पर प्रूफ ऑफ स्टेक के इस्तेमाल की बात कही गई है। ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में हम सभी जानते हैं कि क्या है, एक प्रकार का डिसेंट्रलाइज व्यवस्था है, काफी सारे ब्लॉक्स होते हैं, और इसका इस्तेमाल बिटकॉइन जैसी करेंसीज के यहाँ पर लेन देन के लिए हम करते हैं, यानी डिजिटल मार्केट में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल के लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे हम कुछ और भी जो हमारे एपिसोड आने वाले हैं, यदि उसमें ऐसा कोई टॉपिक है जो ब्लॉकचेन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है तो उस पर डिस्कशन करेंगे, और इससे जुड़े कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो ब्लॉकचेन से ही रिलेटेड है। हमने पिछले स्लाइड्स में इन्हें कवर किया है, पिछले एपिसोड्स में हमने कवर किया है। आप अगस्त वगैरह या जुलाई के आप इन एपिसोड्स को, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ही है, उसे देख सकते हैं। यह हमने देखा इस बार हमारी पहली खबर को। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी खबर को। दूसरी खबर है क्लोनिंग। दरअसल क्लोनिंग इसलिए चर्चा में रही सितंबर 2022 में क्योंकि चीन ने एक भेड़ का, वो भेड़ कहाँ की थी, यहाँ पर दुर्लभ आर्कटिक भेड़िया था, इसका उन्होंने क्लोन तैयार किया। तो जब इसका भेड़िया का इसने क्लोन तैयार किया तो सितंबर 2022 में खबर काफी चर्चा में आ गई है, क्योंकि क्लोनिंग अपने आप में कई देशों में बैन भी है, और क्लोनिंग क्यों की जानी चाहिए, क्यों जरूरत है इस समय, उस पर काफी ज्यादा चर्चा में यह विषय पूरा आ गया था। अब यहाँ पर जो क्लोन तैयार किया गया उसका नाम है माया, और इसे किसने तैयार किया, यानी चीन की किस कंपनी ने, तो नाम याद रखिएगा, जीन फर्म सिनोजेन बायोटेक्नोलॉजी नामक एक कंपनी है जिसने इसका क्लोन तैयार किया है। वर्ष 2020 में इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। वर्ष 2020 में वुल्फ क्लोनिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही यह कार्य किया गया है, जिसमें एक सेल के जरिए, हम कहें स्टेम सेल के जरिए, जिसे इस तकनीक को यदि नाम देखें तो उसका नाम है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। इस तकनीक के माध्यम से, इस प्रक्रिया के माध्यम से यह क्लोन तैयार किया गया है। इस तकनीक के बारे में आगे हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर ये क्या है, लेकिन उससे पहले जरूरी है जान लें कि आखिर क्लोनिंग क्या है, यानी क्लोन क्या होते हैं। क्लोन का आप सरल शब्दों में मान सकते हैं, सरल भाषा में आप मान सकते हैं कि हम शक्ल, किसी व्यक्ति का हूबहू दिखने वाला एक दूसरा व्यक्ति क्रिएट कर देना, किसी जीव का हूबहू दिखने वाला एक दूसरा जीव क्रिएट कर देना, इसे ही कहा जाता है क्लोन। लेकिन ऐसा तो अब नॉर्मल हो नहीं सकता, तो इसका विकास क्यों किया जा रहा है, ताकि आप जो बहुत सारे ऐसे दुर्लभ जीव जंतु हैं जो हमारे खाद्य जाल में जिनका बने रहना जरूरी है, पर्यावरण में जिनका बने रहना जरूरी है, ऐसी वनस्पतियां जो औषधि के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको क्रिएट करने के लिए, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए ही यहाँ पर क्लोनिंग जो है एक बहुत बड़ा विषय बनकर सामने आया है। तो यदि हम क्लोनिंग को अपनी तकनीकी भाषा में देखें तो एक प्रकार की तकनीक है जिसका उपयोग वैज्ञानिक जीवित चीजों की सटीक अनुवांशिक प्रतियां बनाने के लिए करते हैं, यानी हूबहू वही अनुवांशिक स्थिति, वही हूबहू दिखने वाला व्यक्ति, वही समरूपता वाला व्यक्ति बनाना ही क्या कहलाता है, क्लोनिंग। इसमें क्लोनिंग किन किन चीजों की जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा, जीन, कोशिकाओं, ऊतकों, और यहाँ तक कि सेम हूबहू दिखने वाले जीव तक की क्लोनिंग इसमें की जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार करना ही क्लोनिंग कहलाता है, क्योंकि इसके लिए एक लैंगिक प्रोसेस है। लेकिन यदि उस प्रोसेस को नहीं अपनाया जाता, एक अलैंगिक विधि के द्वारा यह किया जाता है, तो फिर इसे क्या कहा जाता है, क्लोनिंग। क्लोनिंग कई प्रकार की होती है, इसके बारे में हम देखेंगे अभी।
तो दरअसल उत्पादित क्लोन अपने जनक से शारीरिक और आनुवांशिक रूप में सेम होते हैं, समरूप होते हैं। पहली बार वर्ष 1996-97 के आसपास इस तकनीक पर कार्य किया गया था और 1997 में डॉली नामक एक भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था, जिसमें विशेष ऊतकों व अंगों का निर्माण भी किया जा सकता है। यानी आप क्लोनिंग का यदि इस्तेमाल करते हैं तो विशेष रूप से ऊतकों और अंगों का निर्माण भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में चर्चा भी की। असाध्य और अनुवांशिक बीमारियों को दूर करने के लिए, यानी किसी को कोई अनुवांशिक बीमारी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, तो उस खास जीन को हटा दिया जाता है और उसमें फिर इस बीमारी के कि उस बीमारी को ना हो, वह एक नया जीन उसमें ऐड करके फिर उन बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है। इसी प्रोसेस के जरिए, स्टेम सेल के जरिए कैंसर का भी इलाज अभी हाल ही में संभव हुआ है, जिसके बारे में आगे हम चर्चा भी करेंगे। यदि आप इस तकनीक के बारे में जानना ही चाहते हैं कि कैसे क्योंकि यहाँ पर कई रिपोर्ट्स आई हैं, कई ऐसे मामले देखे गए हैं, वर्ल्ड लेवल पर भी देख सकते हैं, वैश्विक लेवल पर, कि स्टेम सेल तकनीक के जरिए कैंसर का इलाज संभव हो चुका है, HIV एड्स का भी इलाज संभव हो चुका है। तो इसके लिए आप इंडेप्थ का एक सेशन है जो इसी पर आधारित है, उसे भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपको स्टेम सेल से जुड़ा कोई खास प्रौद्योगिकी के बारे में जानना है कि स्टेम सेल होता क्या है, कैसे कार्य करता है, तो इससे रिलेटेड एक इंडेप्थ का पूरा सेशन है, आप उसे भी देख सकते हैं कि आखिर स्टेम सेल क्या होती हैं और कैसे इनके जरिए कैंसर का इलाज यहाँ हो पाया है, कैसे HIV एड्स का इलाज स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ हुआ है। यदि हम बात करें इसी के संदर्भ में, तो लीवर, किडनी आदि अंगों का निर्माण भी क्लोनिंग के माध्यम से किया जा सकता है और फिर इनका प्रत्यारोपण करके इस व्यक्ति को यहाँ पर स्वस्थ किया जा सकता है। वनस्पतियों और जीवों का क्लोन तैयार करके महत्वपूर्ण औषधियों का निर्माण किया जा सकता है और जो हमारी पूरी पर्यावरण में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे जैव विविधता, तो जैव विविधता को बनाए रखने में भी क्लोनिंग का यहाँ पर एक बड़ा रोल हो सकता है। अब यदि हम बात करें कि क्लोनिंग कितने प्रकार की होती है, दरअसल प्रकार के नजरिए से हम देखें तो इसमें कई प्रकार देखे गए हैं, खास प्रकारों की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। यदि हम बात करें जीन क्लोनिंग के संदर्भ में, जिसे आणविक क्लोनिंग भी कहा जाता है। जीन क्लोनिंग मतलब आपने जेनेटिकल इंजीनियरिंग के तरीके से किसी जीन को हटाकर कोई दूसरा जीन वहां पर लगा दिया है, या उसके जरिए जेनेटिकल इंजीनियरिंग के जरिए आपने एक ऐसे जीन को जोड़कर यहाँ पर उनकी क्लोनिंग तैयार की है जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है। जैसे इंसुलिन, हम सभी जानते हैं कि डायबिटिक जो पेशेंट है उनकी यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ रही है, उनकी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का काम यहाँ पर कम कर देती है, ऐसे में उन्हें डायबिटीज हो जाती है। तो इंसुलिन के जीन या इंसुलिन की क्लोनिंग करके, इंसुलिन की जीन की क्लोनिंग करके यहाँ पर हम उसे बनाकर स्टॉक करके रख सकते हैं और फिर उसे प्रोड्यूस करके आप बाहर से मार्केट में दे सकते हैं। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जीन क्लोनिंग को, जिसमें ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का निर्माण किया जाता है और आनुवांशिक रूप से संशोधित बैक्टीरिया से क्लोन तैयार किया जा सकता है और फिर बाद में इसका मेडिकल जो हमारी दवाएं हैं, यानी मेडिकल जो विभाग है, इनका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि हम बात करें रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के संदर्भ में, तो इसी में इस्तेमाल किया जाता है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर का। इसकी एक प्रकार की तकनीक है। इस तकनीक में क्या किया जाता है, इसमें कोशिका से नाभिक को निकालकर केंद्रक रहित अंडाणु में प्रतिस्थापित किया जाता है, फिर उसके क्लोन तैयार किए जाते हैं इलेक्ट्रिक झटके देकर। जैसे एक आपने कोशिका ली, उससे आपने यहाँ पर नाभिक है, उस नाभिक को निकाल लिया। एक और आपने अंडाणु लिया और इससे भी आपने केंद्र को हटा लिया, फिर बाद में आपने इस अंडाणु में इस नाभिक को रख दिया, फिर इलेक्ट्रिक शॉक दिए इसे। इलेक्ट्रिक शॉक के बाद इसकी क्लोनिंग तैयार कर ली गई। तो ये काफी मात्रा में इनका निर्माण होगा और इसे ही क्या कहा जाता है, सोमैटिक सेल, क्या कहें, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं SCNT। तो विद्युत तरंग प्रवाहित करके भ्रूण तैयार किए जाते हैं इसके अंतर्गत, और इन्हें भी कई तरीके से किया जाता है, यानी 2-3 तरीके होते हैं। एक तो मानव को डायरेक्ट क्रिएट करने के लिए, और दूसरा आप इससे कुछ अलग प्रौद्योगिकी के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मेडिकल के क्षेत्र में भी आप इसका निर्माण कर सकते हैं। कुछ दवाएं बनाने के लिए भी आप इसका निर्माण कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करें थेराप्यूटिक क्लोनिंग के संदर्भ में, तो इसमें भी यदि इसी तरीके की पूरा प्रोसेस अपनाई जाती है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, मानवीय अनुसंधान हेतु मानव भ्रूण तैयार करने में। सेम प्रोसेस है वही, लेकिन इसका इस्तेमाल एक खास यहाँ पर नजरिए से किया जाता है। भ्रूण के आरंभिक अवस्था में से स्टेम सेल को अलग कर लिया जाता है, यानी जो भ्रूण होता है इसकी जो शुरुआती अवस्था होती है, मोस्टली गर्भनाल से स्टेम सेल को लिया जाता है और इन स्टेम सेल का ही बाद में फिर अलग से तैयार किया जाता है। क्या प्रोसेस पूरी अपनाई जाती है, जो कि हम सभी जानते हैं
स्टेम सेल क्या है? अपने आप को जल्दी ही पुनरुद्भवन करने की इसमें क्षमता होती है, जल्दी इनके निर्माण की क्षमता होती है। तो इसी का इस्तेमाल फिर बाद में मानवीय कोशिकाओं के विकास के लिए, मानवीय कोशिकाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। यानी किसी एक व्यक्ति का यदि आप स्टेम सेल रख लेते हैं तो बाद में उसमें भविष्य में उसके शरीर के किसी भी अंग में यदि खराबी आती है तो आप उस स्टेम सेल के जरिए उस अंग का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? थेराप्यूटिक क्लोनिंग। ठीक, अब हम समझेंगे स्टेम सेल के बारे में। क्या आखिर स्टेम सेल क्या है? बहुत कम मात्रा में ही समझेंगे क्योंकि इसके बारे में डिटेल से इन डेप्थ में चर्चा हुई है, आप उस पूरे सेशन को देख सकते हैं। तो ये वे कोशिकाएं हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग की कोशिका के रूप में विकसित होने की क्षमता होती है। किसी भी तरीके के यदि आपने स्टेम सेल रख लिया है बचपन में ही, तो उस स्टेम सेल की तकनीक के माध्यम से यदि आप चाहें तो आपका कोई अंग खराब हो जाता है तो स्टेम सेल आपके उसी अंग का निर्माण जल्दी से जल्दी कर सकती है। ये इसमें इसकी क्षमता होती है। बहुकोशिकीय जीवों में स्टेम सेल पाया जाता है और इसी के बारे में बात करें तो विभाजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ा सकने की इसमें क्षमता होती है और यही होते हैं स्टेम सेल। तो ये तो हमने बात की क्लोनिंग के संदर्भ में। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या है? सिकल सेल एनीमिया के लिए क्रिस्पर-cas9। तो यहाँ पर सिकल सेल सितंबर 2022 में काफी चर्चा में था क्योंकि क्रिस्पर-cas9 तकनीक की मदद से सिकल सेल एनीमिया के यहाँ पर इससे निपटने की, इस बीमारी को खत्म करने की बात कही गई थी। इसमें इस तकनीक के इस्तेमाल की बात कही गई थी। इसमें हम जानेंगे कि आखिर क्रिस्पर-cas9 है क्या, ये चर्चा में क्यों है, साथ ही यह भी समझेंगे कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। यदि हम बात करें सिकल सेल एनीमिया के संदर्भ में तो भारत सरकार ने इससे जुड़ा एक यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कही थी और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के साथ साथ उन्होंने कहा था कि 5 वर्ष के लिए लॉन्च किया जाएगा और पूरे भारत में सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने की बात भारत सरकार ने कही थी। यानी सिकल सेल एनीमिया के निदान के लिए 5 वर्ष की परियोजना को मंजूरी देने की बाद यह पूरी खबर चर्चा में आ गई थी। इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि क्रिस्पर को विकसित करेंगे ताकि क्रिस्पर के माध्यम से सिकल सेल एनीमिया को खत्म किया जा सके। यहाँ क्रिस्पर यानी CRISPR है क्या? तो इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, जरूरी है। इसका नाम है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो इस तकनीक के माध्यम से इसे खत्म करने की बात कही गई थी। यह पहली बीमारी होने वाली है जिसमें क्रिस्पर का इस्तेमाल किया जाएगा और भारत में क्रिस्पर आधारित चिकित्सा के लिए यह पहली बार कदम उठाया जा रहा है। तो किसी रक्त से जुड़ी बीमारी के संदर्भ में बात करें तो क्रिस्पर तकनीक का पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में। तो अभी तक इसमें प्री क्लिनिकल फेज यानी पशु विषयों पर इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं सिकल सेल रोग के बारे में। सिकल सेल रोग यानी सामान्य शब्दों में समझें तो ब्लड से रिलेटेड एक प्रकार की समस्या है जो आनुवांशिक समस्या के तौर पर भी जानी जाती है। यानी सिकल सेल के अंतर्गत जो आपकी रेड ब्लड सेल है उसकी जो आकृति है वे हंसिए नुमा हो जाती है, सिकुड़ जाती है ये रेड ब्लड सेल। इसे ही फिर क्या कह दिया जाता है? सिकल सेल एनीमिया। और आपकी जो रेड ब्लड सेल है इनकी बनने की जो रफ्तार है वे काफी कम हो जाती है और ये कहीं ना कहीं हमारे रेड ब्लड सेल को या ब्लड को प्रभावित करती हैं, इसलिए इसमें कम मात्रा में रेड ब्लड सेल काम करती हैं, इसलिए इसे एनीमिया के रूप में भी जाना जाता है। अब हम इसके टेक्निकल वर्ड्स को समझेंगे। तो ये एक प्रकार की वंशानुगत रक्त संबंधी बीमारी है, यह रक्त संबंधी रोग है और ये ज्यादातर अफ्रीकी, अरब और भारतीय मूल के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है क्योंकि यहाँ पर एनीमिया से संबंधित, रक्ताल्पता से संबंधित जो बीमारियां हैं वे ज्यादा देखी जाती हैं। इसके अंतर्गत हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। ये जो पूरा प्रोसेस है सिकल सेल वाला, इसमें ये सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? यह लाल रक्त कोशिकाओं का एक अणु होता है जो पूरी बॉडी में लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो इसे ही प्रभावित जब कर देता है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और रेड ब्लड सेल यहाँ सिकुड़ जाती हैं, सिकल के आकार की हो जाती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सिकल सेल एनीमिया या रोग। इसके अंतर्गत सामान्य लक्षणों में समझें तो मानव की जो शरीर की जो स्किन है वे काफी सिकुड़ी हुई दिखाई देती है और उसका कलर भी काफी डल हो जाता है। इसे सिकल सेल रोग कहा जाता है। यदि इसके लक्षण की बात करें तो इसमें गंभीर दर्द होता है क्योंकि जब आपकी रेड ब्लड सेल यहाँ पर रुक जाती है, इनका बनने की जो प्रोसेस है वह भी काफी कम हो जाती है और जल्दी ही, यानी कोई सामान्य रेड ब्लड सेल यदि 80 से 120 दिन तक चलती है तो इसमें इसकी जो प्रोसेस है काफी कम हो जाती है, 40 से 50 ऐसे दिनों तक ही चलता है। तो उसके बाद तो ये हमारे शरीर में ब्लड का जो फ्लो है उसे भी प्रभावित कर देती है, जिससे व्यक्ति में गंभीर दर्द हो जाता है। सिकल सेल क्राइसिस इससे उत्पन्न हो जाता है और जब बहुत अधिक दर्द होता है तो इससे ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार व्यक्तियों की मृत्यु भी इसके अंतर्गत हो गई है।
इससे लोगों के यकृत, गुर्दे, फेफड़े, हृदय और प्लीहा सहित अन्य अंगों को नुकसान होता है। विकार की यदि जटिलता होती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। उपचार के रूप में यदि बात करें तो औषधि, रक्त आधान और कभी कभी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के माध्यम से इसका जो उपचार है वह किया जाता है। अब जान लेते हैं क्रिस्पर कैस9 के संदर्भ में कि आखिर यह है क्या। क्रिस्पर कैस9 एक प्रकार की तकनीक है जिसे आप समझे सामान्य तौर पर तो एक प्रकार की जेनेटिक कैंची है। जीन को काट कर दूसरी जगह स्थापित करने की प्रोसेस ही कहलाती है क्रिस्पर कैस9, जो कि आपके जीन से संबंधित है। आपके डीएनए, चूंकि आप सभी जानते हैं ये डबल स्ट्रैंड वाले होते हैं और इन्हीं से पर्टिकुलर, मान लीजिए आपको इंसुलिन वाला जीन चाहिए, इतना छोटा सा है, इस जीन को यहाँ से कट करके कहीं दूसरे डीएनए या किसी और जगह पेस्ट कर देना, जहां पर किसी व्यक्ति को मान लीजिए यही जीन है जब इंसुलिन क्रिएट नहीं कर रहा, तो इसे यहाँ से कट करके हटा देना और फिर इसे यहाँ पर लगा देना, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है क्रिस्पर कैस9। ठीक, इसकी तुलना सामान्य कंप्यूटर प्रोग्रामों के कट, कॉपी, पेस्ट या कहें ढूंढे और बदले कार्यकर्ताओं से इन प्रकार की प्रोसेस की तुलना की जाती है। बीमारी या विकार के कारण को काट कर हटाना और फिर एक सही अनुक्रम में बदल देना, जिसके बारे में हमने बात की। इसे काट कर यदि यहाँ पर नुकसान है तो इसे काट कर हटा देते हैं इस पूरे प्रक्रिया को और एक सही जीन लगाकर यहाँ पर लाकर यहाँ लगा दिया जाता है, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है। इसके लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है, जो कैंची इस्तेमाल की जाती है, जिसे अनुवांशिक या जेनेटिक कैंची कहते हैं, उसी को ही कहा जाता है क्रिस्पर कैस9। इसमें जो उपयोग किए जाते हैं, जो उपकरण होते हैं, उसकी बात करें तो उपकरण जैव रासायनिक यानी विशिष्ट प्रोटीन और आरएनए इसमें अणु होते हैं, जिनके बारे में अभी हमने आगे चर्चा की। इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्या है, प्रायः समाचारों में आने वाला कैस9 प्रोटीन है। हमारे ऑप्शन क्या है देख लीजिए। लक्ष्य साधित जीन संपादन यानी टारगेट जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। दूसरा, रोगियों में रोगजनकों की ठीक से पहचान करने के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक। एक जीन जो पादपों को पीड़ित प्रतिरोधी बनाता है। और चौथा ऑप्शन है, अनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ। तो इसका जो जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है इनकोवैक। ये उस समय काफी चर्चा में रही है खबर, लेकिन इससे जुड़ी कुछ खास टर्म है जिन्हें जानना जरूरी हो सकता है पूछा जाए, इसलिए इस पूरे टॉपिक को लिया गया है। भारत बायोटेक का इंट्रानेजल वैक्सीन BBV154 या कहें इनकोवैक विश्व का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन है। इंट्रानेजल यानी नाक से दिए जाने वाली कोई वैक्सीन, आपको नाक के माध्यम से वैक्सीन यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, इसलिए कहा गया। और चूंकि विश्व में पहली बार बनी थी, कोरोना के समय बनी थी, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नाम याद रखिएगा, इसे BBV154 भी कहा जाता है। तो ऐसे भी ये पूछा जा सकता है लिखकर, या आपको इनकोवैक भी लिखकर आ सकता है। भारत द्वारा बनाया गया इसलिए भी और जरूरी है। बायोटेक का क्या है, इंट्रानेजल वैक्सीन है। कोविड-19 के लिए बूस्टर खुराक के रूप में इसकी स्वीकृति दी गई थी सितंबर 2022 में। इस वजह से ये पूरी खबर चर्चा में थी। इसके परिचय की बात करें तो भी हमने देखा कि एक प्रकार की नेजल वैक्सीन है, पूर्व संलयन स्थित स्पाइक प्रोटीन के साथ एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, इसे रिकॉम्बिनेंट करके बनाया गया है। स्पाइक प्रोटीन क्या है, देखिए ये कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस में ये जो आप छोटे छोटे उभरे हुए हिस्से देख रहे हैं, इसे ही कहा जाता है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन एक प्रकार का द्वार होता है किसी वायरस को किसी की बॉडी में प्रवेश करने के लिए, तो एक प्रकार का प्रवेश द्वार आप कह सकते हैं। तो ये स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से कोई वायरस आपकी बॉडी में प्रवेश करता है, तो ये एक प्रकार का यही प्रवेश द्वार माना जाता है। इसलिए स्पाइक प्रोटीन के साथ रिकॉम्बिनेट करके इस नेजल वैक्सीन को यहाँ बनाया गया है। स्पाइक प्रोटीन वायरस को शरीर की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करवाता है, यही स्पाइक प्रोटीन होता है। महत्व की बात करें, इस वैक्सीन के महत्व की बात करें तो वैक्सीन को नेजल स्प्रे के माध्यम से दिए जाने की वजह से ये बहुत अधिक मैन पावर की कमी करेगा, क्योंकि अभी हम देख रहे थे बहुत अधिक मात्रा में ऐसे लोगों की जरूरत है जो वैक्सीन यहाँ पर दे सके, क्योंकि पूरी दुनिया में वैक्सीन दी जा रही थी। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में पॉपुलेशन भी काफी अधिक है, तो इसमें मैन पावर भी ज्यादा चाहिए थी और वायरस इतना ज्यादा जल्दी फैल रहा था कि जल्दी जल्दी वैक्सीन को लगाने की बात यहाँ चल रही थी। तो ऐसे में प्रशिक्षित कर्मियों पर जो निर्भरता है वह भी हमारी कम होती और उपलब्ध जो भी हमारी वैक्सीन हैं, जो हमारे सुई है, सीरीज हैं, इसके इस्तेमाल, इनकी आवश्यकता भी यहाँ पर कम हो जाएगी। इनकी रिड्यूस करने के लिए इसकी काफी खास सराहना की जा रही थी। इनकोवैक ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भी प्रभावी था उस समय, जो फेफड़ों में प्रवेश करने से पहले ऊपरी श्वसन पथ को प्रभावित करता है। यानी अब ओमिक्रॉन की बात करें तो फेफड़ों में हमारे श्वसन तंत्र को भी प्रभावित कर रहा था और लास्ट में फिर फेफड़ों को भी प्रभावित कर रहा था। तो कोई भी, यानी कोरोना वायरस की बात करें सबसे ज्यादा फेफड़ों को ही नुकसान हो रहा था। लेकिन नेजल वैक्सीन की खास विशेषता क्या है कि आप जब इसे नोज के जरिए देते हैं
तो यहाँ पर ही यदि कोई वायरस है जो आगे आपको आपकी फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है, यहीं पर वो खत्म हो जाएगा, यहीं पर नष्ट हो जाएगा। तो आपकी जो श्वसन नली है उसे भी प्रभावित नहीं करेगा और आपके फेफड़ों को भी प्रभावित नहीं करेगा। इस वैक्सीन का नाक से प्रवेश आपकी म्यूकस झिल्ली में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करेगा, यानी आपकी म्यूकस झिल्ली में ही प्रतिरक्षा को यह प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसकी खास यहाँ पर सराहना की गई थी। BBV154 यानी आप इनकोवैक की ही बात कर रहे हैं, ऊपरी श्वसन पथ में स्थानीय एंटीबॉडी का निर्माण कर देगी। यहीं पर एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा, जिससे आपके जो अंदर होने वाली जो भी प्रोसेस है, फेफड़े जो प्रभावित हो रहे थे वे नहीं होंगे, आपके श्वास लेने की जो गति है वह भी प्रभावित नहीं होगी। बीमारी के संक्रमण और संचरण को कम करने की इसके अंतर्गत क्षमता देखी गई थी। नजल वैक्सीन स्थानीय प्रतिरक्षा प्रदान करेगा और नाक में वायरस को पहले ही यहाँ पर खत्म कर देगा। इससे संचरण को रोकने में प्रभावी होने की अधिक संभावना उस समय जताई गई थी, इस वजह से यह काफी चर्चा में रहा है। अब इसकी बात करें, क्योंकि भारत सरकार ने इसे बूस्टर डोज के रूप में देने की बात कही थी, और बूस्टर डोज 2 प्रकार से दिए जाते हैं, ये भी जरूरी है, टर्म जरूरी है, इसलिए टर्म को याद रखिएगा। इनकोवैक दूसरा बूस्टर डोज के रूप में जाना गया था उस समय। यहाँ पर बूस्टर डोज दिए कैसे जाते हैं, 2 तरीके से दिए जाते हैं, होमोलॉगस बूस्टिंग और दूसरा तरीका है हेटेरोलॉगस बूस्टिंग। तो इसमें यदि हम होमोलॉगस की बात करें तो इसमें एक व्यक्ति को उसी टीके का इंजेक्शन जो पिछली 2 खुराकों में दिया गया है, उसी टीके का इंजेक्शन दिया जाता है, उसे कहा जाता है होमोलॉगस बूस्टिंग। यदि हेटेरोलॉगस बूस्टिंग की बात करें तो इसमें इस व्यक्ति को एक अलग वैक्सीन के साथ इंजेक्ट किया जाता है, यानी आपको पिछली जो पहली खुराक दी गई थी उसके अलावा कोई जो बूस्टिंग डोज दिया जा रहा है वह किसी अन्य का दिया जा रहा है, उन दोनों खुराकों के अलावा, तो इसे ही कहा जाता है हेटेरोलॉगस बूस्टिंग, या कहें जो बूस्टर डोज दिया जाता है इसे ही बूस्टिंग के तौर पर यहाँ परिभाषित किया गया है। ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं हमारे नए सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इसके साथ ही यदि आप इन सभी की PDF फाइल देखना चाहते हैं या इन डेप्थ इन न्यूज किसी की भी आप PDF फाइल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में विजिट कर सकते हैं। हो सकता है आपको जो PT रिवीजन वाले PDF है वो काफी लेट दी जाए, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड आ रही है। इसके अलावा यदि आप इन डेप्थ इन फोकस या इन न्यूज की PDF चाहते हैं तो दृष्टि IAS के जो टेलीग्राम चैनल है उन पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।